disk and a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length। मतलब कि इसका अल्टीट्यूड भी सेम है और इसका लेंथ भी सेम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल इसका सेम होगा, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन बोल रहा है डिफरेंट मासेस। तो यहां छोटा एम लगा लो, यहां बड़ा एम लगा लो, ठीक है। विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल गेट टू द बॉटम फर्स्ट, है ना, कौन सा पहले पहुंचेगा। तो रोल ऑफ करना शुरू करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी रोलिंग जर्नी। और यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला ही लेंगे, और वहां पर mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। जब हम लोग v इज इक्वल टू आर ओमेगा का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन को यूज कर लिया। ये मैंने पहले से ही लिख लिया है, क्योंकि ये चीज हम लोग कई बार कर चुके हैं। क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जितनी थी mgh, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये बॉटम में आएगा तब कोई हाइट नहीं होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो इसका mgh 0 हो जाएगा, और बॉटम में आते समय इसके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बचेंगी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। यही चीज हम लोग जो डिस्क में लगा रहे हैं, डिस्क में हमने यूज किया है हाफ एम आर स्क्वायर, यही काम हम लोग इसमें करते हैं। mgh इज इक्वल टू, अब इस बार m कैपिटल ले लो, क्योंकि कह रहा है कि मास डिफरेंट है ना, और हाइट तो उतनी ही होगी, उतनी हाइट से शुरू करेगा ये, और हाफ m v1 स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर I1 स्क्वायर। सब कुछ अलग अलग होगा भाई, मास अलग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग हो जाएगा, शेप अलग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, वेलोसिटी भी अलग आएगी, रोटेशनल वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी भी अलग आएगी। तो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर, चलिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे भी यूज करना है, यहाँ पे 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। रेडियस सेम है इसलिए मैंने r को r1 नहीं किया है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे भी mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5। अब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो है वो फिर v बन जाएगा, है ना, वो v1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे v1 स्क्वायर आ गया। तो देखिए सब मिलता जुलता आ रहा है यहाँ पे, और m भी है यहाँ पे, m आप काट सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, mgh इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 1/2 है और यहाँ पे 1/5 है, तो 1/2 प्लस 1/5 करना पड़ेगा, ब्रैकेट में mv1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो गया 5 प्लस 2 7/10, ठीक है। तो ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएंगे 7/10 mv1 स्क्वायर। अब m और m कट गया, v स्क्वायर आ गया क्या 4/3 gh, v आ गया अंडर रूट 4/3 gh। यहां से आप देखेंगे कि v आ जाएगा अंडर रूट 10/7 gh। तो यार किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, 4/3 बड़ा होता है या 10/7 बड़ा होता है, चलिए करके देख लेते हैं, है ना। बस 4/3 और 10/7 में ही तो अंतर है, 4/3 होता है 1.33 के आसपास, इसका भी अंडर रूट लेंगे उसकी चिंता नहीं है। 10/7 कितना होता है
1.3 बचा, तो 7 4 28, तो 1.4 के आगे आ गया ये, है ना। तो 1.33 से 1.4 ज्यादा है, यानी कि 4/3 से 10/7 ज्यादा है, यानी कि v से ज्यादा v1 हो गया। v ग्रेटर देन v1 है, यानी कि अपना स्फीयर की इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस पूरी जर्नी में सेम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी। तो इसकी जब बॉटम वेलोसिटी ज्यादा है तो यही पहले पहुंचेगा, जो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है वो पहले पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्फीयर विल रीच अर्लियर। हम लोगों ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किया है कि स्फीयर विल रीच अर्लियर। अब एक और मेथड से हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि स्फीयर पहले पहुंच जाएगा। दूसरे मेथड में हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख दी है कि भाई जब ये ऊपर चढ़ रहा होगा, तो ऊपर से नीचे जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, mg sin थीटा इस तरफ लगेगा, तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma हो जाएगा। वही काम यहां पे भी हो जाएगा, मास अलग है तो m चेंज हो गया। ये टॉर्क की इक्वेशन हो गई। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और आई अल्फा ला कौन रहा होगा, फ्रिक्शन ला रहा होगा। फ्रिक्शन इस रेडियस पर टॉर्क लगा रहा होगा, तो उस टॉर्क की ही वजह से भाई इसमें रोटेशन आएगा, उसी की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। a इज इक्वल टू आर अल्फा जो है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की वजह से है। I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क है इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। 4 इक्वेशन वहां बनी है, उसी तरह 4 इक्वेशन यहां पे बनी है। मैं पूरे बेसिक से रिजल्ट तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बाद में तो रिजल्ट को हम लोग अपने हिसाब से समझ लेंगे और कह देंगे कि हमेशा यही याद कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये 4 इक्वेशन में मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या हो जाए। इसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा g के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, तो वो भी एक तरीके से यहीं से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 और 3 को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, एफ आर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू आई बाई आर। अल्फा अल्फा कट गया है ना, हमने क्या किया है 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि I की जगह आप हाफ एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, R यहां है। इससे ये फायदा होगा कि ये और ये कट गया, एक पावर ले गया, मतलब आर स्क्वायर को आप 2 बार R लिख दो यार, एम आर आर, एक R कट गया, फिर एक R नीचे से कट गया, तो F क्या आ गया, ma/2, फ्रिक्शन आ गया ma/2। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रिक्शन का जो लीनियर फोर्स इसमें जो लग रही है वो रेशियो क्या होगा, तो फ्रिक्शन अपॉन लीनियर फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये भी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और ये आई पे डिपेंड करेगा। आप देखिएगा यहां पे भी यही काम करेंगे, तो एफ आर बाई ए किया, आई अल्फा 1, I1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई आर अल्फा 1 किया, सेम काम किया, यहां पे भी 2/3 किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब I1 की जगह यहां पे 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, है ना, और यहां R ऐसे बना हुआ है, तो R कैंसल हो गया, R कैंसल हो गया, F आ गया कितना, 2/5 ma। ठीक है, तो अगर ये आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है या इसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहां पे क्योंकि अगर मान लीजिए मासेस वैसे तो यहां पे डिफरेंट दिए हुए हैं, अगर सेम मासेस दिए हो तो आपसे बोलेगा कि भाई दोनों का रेडियस भी सेम है, मास भी सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई अलग अलग होगा।
आप बताइए कि किसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसमें 1/2 लग रहा है, इसमें 2/5 लग रहा है। 1/2 50% हुआ, 2/5 40% हुआ, तो किसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, डिस्क में ज्यादा लग रहा है। यहीं से आप कर सकते हैं कि डिस्क में फ्रिक्शन कम लग रहा है और स्फीयर में डिस्क में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, स्फीयर में फ्रिक्शन कम लग रहा है, जिसमें फ्रिक्शन कम लग रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा। ये भी बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग और आगे तक जाएंगे, एक्सेलरेशन तक जाएंगे। तो अब देखिए F इज इक्वल टू ma/2 जब आप निकाल चुके हैं और यहां पे F इज इक्वल टू 2/5 ma आप निकाल चुके हैं, तो अब इस F को बस पहली वाली इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए, चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी। चलिए करते हैं। चलिए ma/2 यहां पे रखा तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस f, यानी ma प्लस ma/2, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस ma/2। मैंने कुछ नहीं किया, f को इस तरफ ले आया और ये ma/2 यहां पे रख दिया, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू 3/2 ma आ गया, mm कट गया, g बचा हुआ है, mm कट गया, g यहां पे बचा हुआ है। तो एक तरीके से एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2/3 g sin थीटा। अब इसका एक्सेलरेशन देखते हैं, mg sin थीटा प्लस इज इक्वल टू, यहां पे आ गया ma1 प्लस 2/5 ma1। भाई नया एक्सेलरेशन है तो a1 आ जाएगा यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 ma1, m कैपिटल, mg sin थीटा। आप देखिए m कैपिटल स्मॉल ज्यादा मैटर नहीं करता, बट उन्होंने दिया हुआ इसलिए हम लोग अलग ले रहे हैं, क्योंकि m को कटना ही है। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, 5/7 g sin थीटा। ये भी कई सवालों में आपको करने को मिलेगा। एक्सेलरेशन 2/3, एक्सेलरेशन आ गया 2/3 g sin थीटा और यहां पे आ गया 5/7। तो आप देख सकते हैं कि 5/7 की वैल्यू 2/3 से ज्यादा होती है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये पहले पहुंच गया। हम लोग ने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था, बोला कि बॉटम वेलोसिटी इसकी ज्यादा है और हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा ही होगी, तो ये पहले पहुंच जाएगा। और इसमें हम लोग ने प्रूव किया कि यूनिफॉर्मली इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है, जी भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन हर वक्त इससे ज्यादा है, तो स्फीयर पहले पहुंच जाएगा।